नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य। अध्याय 3 हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4, जनन स्वास्थ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं? यह शब्द साधारण स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिक्षेप को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक व्यवस्था से है। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इससे पाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों की सर्वावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर वर्ग, आयु के जन वर्ग संबंधित स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन नियंत्रक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर दिए जाने की जानकारियाँ आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने के जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भनिरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए कुल विभेदन, जांच, लिंग परीक्षण पर वैज्ञानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमिनोसेंटेसिस के में एमिनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ ने केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की है? यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं के हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आज समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। आइए जनसंख्या स्थायीकरण और जन नियंत्रण के बारे में पढ़ें। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसीलिए सरकार पर यह दबाव था
कि इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर को काबू करने में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे में भी देखे होंगे, जहाँ एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारे एक का नारा भी अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में भी चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुसरणीय प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम हो। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, रोध, आयु डिसीज, कॉपर टी, मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतर्रोपण तथा शल्य क्रियात्मक विधियां। प्राकृतिक विधियां, ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र में 10वें एवं 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन एक अन्य विधि है, जिसे पुरुष साथी संभोग के द्वारा वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की यौन से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बचा जा सकता है। स्तनपान अनार्तर विधि भी इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री तथा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु के पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, यह अवधि 4-6 माह तक की होती है। गर्भाधान के अवसर लगभग शून्य होते हैं। विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपयुक्त विधियों की किसी भी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। हालांकि इसके असफल रहने की भी दर काफ़ी अधिक है। रोध विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु एवं भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार के रोधक उपाय उपलब्ध हैं, जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिए या स्त्री की योनि में गर्भाशय ग्रीवा की संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग से नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए मशहूर ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि हाल ही में वर्षों में इसके उपयोग से काफ़ी तेजी वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोगों एवं एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही इसका उपयोग करने के बाद इसे फेंक सकते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्व आदि रबर से बने रोधक उपाय हैं, जो स्त्री के जन्म मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भावस्था ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। गर्भावस्था ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधकों के साधनों के साथ साथ शुक्राणुजनन क्रीम, जेली एवं फोम का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतर्गर्भाशयी युक्ति का उपयोग है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा यौन के मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी और अन्य हार्मोन मोचक आईयूडी आदि उपलब्ध हैं। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर या आयन मोषित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाण क्रिया बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी विश्लेषण क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी बच्चों को जन्म के अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की ये विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाले अन्य गर्भनिरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है या मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। इन्हें आंतरवृषक के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं और यह तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है। साहली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिनके बारे में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक वाली क्षमता वाली गोली है। स्त्रियों तथा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग और उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें बलात्कार या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जाता है। और शल्य क्रिया विधियाँ, जिन्हें बंधीकरण भी कहते हैं, यह प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई की जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता। बंधीकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट के निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि मार्ग द्वारा डिम्बवाहिनी नलिका छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों
का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्साकर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव है गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भधारण सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इनमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों को संभावित दुष्प्रभाव में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आंतर रसस्राव, रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर में कुल सगर्भताओं का 1.5 भाग है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनिशाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जैसे सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के उल्वेधन का दुरुपयोग होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने का पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यौन संचारित संक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी रोग संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई या रजित रोग, वीडी अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाक, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प और क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मशे, यकृत शोथ बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्यक्रिया के औजारों तथा संतुषित रक्ताधान या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ भी, जननी परिसर तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननी क्षेत्र में खुजली, तल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। कभी कभी उनके संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणीश्रोथज रोग, गर्भपात, मृत्यु, शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत। इससे बचाव का उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों के पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया भर में बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उन्मुक्त असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधि, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जो कि प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ नैदानिक जाँच में सहायता हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां ऐसे दोष को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ART कहलाती हैं।
पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ऐसे नामक एक उपाय होता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस युग्मनज का प्रारंभिक गुण को फैलापी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अथवा अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोम ईयर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। जिन स्त्रियों की गर्भधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्री की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में योग्य नहीं है अथवा जिनके स्कृत वीर्य से शुक्राणु की संख्या बहुत कम ही है, ऐसे दोषों का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उनके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्य निषेचन IUI कहते हैं। यदि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों को विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता एवं पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निराधारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं, जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का ऐसा उत्तम उपाय है। आशा करते हैं आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको यह अध्याय समझ में आया तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हम जल्द ही उपस्थित होंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।